दोस्तों यस बैंक की बात करें तो क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद जो लगातार जो तेजी बनी थी उसके ऊपर ब्रेक लगा है। आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा। 16 रुपये से जो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया 20 को क्रॉस किया और अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। क्या इस बार स्टॉक फिर से नीचे आएगा या इस बार 20 को क्रॉस करके जो पुरानी इसकी 24.75 की आई है उसको पार करके क्या नई हाई बना सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यस बैंक के लिए अंदर क्या क्या मजबूती है और क्या इसके नेगेटिव पहलू है उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथ में जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो क्या इशारा करिए। यहाँ पे मैनेजमेंट में भी एक देख सकते हो कि कुछ बदलाव हुआ है। क्या है वो बुरा बदलाव उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या यस बैंक में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। वैसे इस स्टॉक ने पिछले साल 2 साल में कोई शानदार प्रदर्शन तो नहीं किया है, लेकिन यस बैंक बहुत मजबूत हुई है। यस बैंक का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया के अंदर जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें हर 3 ट्रांजैक्शन में से एक यस बैंक के माध्यम से होता है। और यस बैंक सबसे शानदार एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है, जिससे कामकाज भी बढ़ रहा है और मैनेजमेंट के फैसले जो है वो लगातार यहाँ पे यस बैंक को ऊंचाइयों पे लेके भी जा रहे हैं। अभी प्राइस नहीं बढ़ी है तो क्या इस गिरावट का फायदा उठा के निवेश करना चाहिए, क्योंकि बाजार इस समय ऑल टाइम हाई के आसपास है। यस बैंक का स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, क्योंकि 2020 के पहले ये 400 के आसपास हुआ करता था। क्या उस लेवल तक फिर जा सकता है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें, फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत 19.45 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि क्लोजिंग थी गुरुवार की 19.35 की। इंट्राडे में 19.65 का हाई भी बना, यानी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई और क्लोजिंग 19.25 के आसपास थी। और जो इंट्राडे का लो है वो 19.20 का है, यानी दबाव बिल्कुल देखने को मिला। 0.52% की गिरावट हुई है, जबकि देख लो कि निफ्टी 50 ने बाजार में एक ऑल टाइम हाई बनाई। फिलहाल देख लो कि निफ्टी बैंक अभी ऑल टाइम हाई से नीचे है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 24 नवंबर को स्टॉक 19.80 के आसपास था, जहाँ पे 1.7% की गिरावट हुई थी। 28 नवंबर की बात करें तो क्लोजिंग 19.75 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की फिर से मामूली से गिरावट हुई। लेकिन 29 नवंबर की बात करें तो स्टॉक के अंदर कुछ पॉजिटिव क्लोजिंग रही 19.85 के आसपास, जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी। लेकिन 30 नवंबर को स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। स्टॉक आया 19.35 के आसपास 2.5% की गिरावट के साथ। और फिर 1 दिसंबर को देखें तो 19.30 के आसपास, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। तो इस समय देख लो कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में जरूर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो यस बैंक के मैनेजमेंट से एक ने रिज़ाइन किया है। यह है मिस्टर सुमित गुप्ता, जो एसएमपी है बैंक के अंदर, उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन किया है। अब देख सकते हो कि ये जो इन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें देखो 30 नवंबर 2023 से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। तो उनके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से हो सकता है कि कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, इस वजह से उन्होंने अपने जॉब से रिज़ाइन किया है। तो ये जानकारी एक्सचेंज को दी गई है इस नोटिस के माध्यम से कि मैनेजमेंट के अंदर एक रेजिग्नेशन हुआ है। वैसे आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे फैसले एक के बाद एक लिए ही जा रहे बैंक के अंदर। वैसे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यस बैंक को इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है इस समय। अब यस बैंक के कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 19.64% की वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 26,826 करोड़ के आसपास था। सेकेंड पॉइंट भी पॉजिटिव और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 22.63% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 7,980 करोड़ के आसपास रहा। तीसरा पॉइंट निगेटिव वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 30.85% की गिरावट देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 735.82 करोड़ के आसपास रहा। उसके बाद एक पॉइंट फिर से आपको पॉजिटिव दिखाई देगा और वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 42.53% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है ईयर ऑन बेसिस पे, जो 228 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद एक पॉइंट आपको निगेटिव दिखाई देगा और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 13% की गिरावट देखने को मिली है। तो देख सकते हो कि सेक्टर का जो प्रदर्शन है उसके मुकाबले यह इसका वीकनेस ज़्यादा है और ये निगेटिव पॉइंट है। एक पॉइंट और निगेटिव वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो 66.35 है। तो सेक्टर का जो पी रेशियो वो 24.47 है। तो सेक्टर के पी रेशियो के मुकाबले इसका जो पी रेशियो थोड़ा सा
अभी फ़िलहाल ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा एक और नेगेटिव पॉइंट है, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो जो 1.91 है, हायर देन 1 है, तो ये भी इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। एक पॉइंट और नेगेटिव वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, जो देखो कि 1% है, लेस देन 10% है, तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद एक और नेगेटिव पॉइंट है, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कुछ डिक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में। एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है और वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो 1.22 है, नॉर्मल रेंज के अंदर ये समझो देखें तो 1 से लेके 1.5 की है। अब यहाँ पे टोटल अगर हम नेगेटिव पॉइंट देखें तो 6 आपको नेगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे यहाँ पे, और अगर हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट की तो वो आपको मात्र 3 ही दिखाई देंगे और एक न्यूट्रल पॉइंट है, तो जो ज़्यादा जो करके नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये इस मामले में देखें तो कमजोरी जरूर है। लेकिन जिस तरह से यस बैंक ने अब अपने NPA को 0 किया है, इसके अलावा बिजनेस बढ़ रहा है, रिजल्ट हमने देखा है काफ़ी शानदार है Q2 का, और प्रोविज़न भी रखा जा रहा है जिससे आने वाले समय प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से देखें तो कंपनी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा है। अभी फ़िलहाल एक ही प्रॉब्लम है, इनका 81 बॉन्ड्स का मामला जो फिलहाल अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके ऊपर फैसला नहीं आया। अगर वो रकम नहीं चुकानी पड़ी तब तो यस बैंक के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो भारी भरकम रकम है जो 8,000 करोड़ रुपीज़ की, वो अगर कहीं यस बैंक को चुकानी पड़ी तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे निवेश किया है, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। जो 31 अक्टूबर के जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने यहाँ पे 13.02 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 1.53% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने भी 11.77 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उनकी होल्डिंग 5.32% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुई है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो 10.91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग 12.55% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे घटी है। इसके अलावा मीरे एसेट निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो उन्होंने 6.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 1.78% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे बढ़ी है, यानी उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो 4.92 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया है, 14.91% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे घटी है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 2.75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने होल्डिंग 10.34% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अपनी बढ़ा दी है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 2.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी 0.14% बढ़ी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो SBI निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात करें 150 तो 2.55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और होल्डिंग 3.46% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो यहाँ पे SBI ने भी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। 361 क्वांट डायरेक्ट की बात करें 1.68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 2.17% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। आदित्य बिरला SL निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की बात करें तो 1.59 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग 4.02% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ज़्यादा करके आप देखें तो होल्डिंग काफ़ी बड़ी है। कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड है जैसे कि निप्पॉन इंडिया, उन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम जरूर की है, बाकी ओवरऑल दूसरे म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है। ICICI बैंक की तरफ से होल्डिंग बढ़ी है, इसके अलावा SBI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर देखें तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो आपको जो ट्रेंड है इस समय बुलिश दिखाई देगा, यानी फिर से तेज़ी की संभावना यहाँ पे बिल्कुल बन जाएगी। अगर हम मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो जो सिग्नल है वो वेरी बुलिश दिखाई दे रहा है, यानी बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है आने वाले मीडियम टर्म में। अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखें तो सिग्नल यहाँ पर भी आपको वेरी बुलिश दिखाई देंगे, यानी वो सिग्नल भी बहुत ज़्यादा बुलिश है, यानी यस बैंक का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये सही मौका है, आने वाले समय निकट भविष्य में ये फिर से अपने 400 के जो पुराने टारगेट को हिट कर सकता है अगर आप इसको कम से कम 5 साल दें, क्योंकि यस बैंक बहुत मजबूत हो चुकी है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए थोड़ी सी इस समय संभावना वेट करने की है, क्योंकि थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।